शांति समिति की बैठक में एसडीएम सीएसपी ने दिशा निर्देश दिए। गरबा व चल समारोह प्रतिबंधित, पूजा अर्चना के लिए छूट। के हिसाब से इतने बाय इतने का होना चाहिए। आपने देखा ही गणेश में जी में बने हुए थे, उसका थोड़ा सा पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 30 बाय 35 बता देंगे आप, बुला लो गणेश जी वाला, निकालो सर्कुलर जरा एग्जैक्ट डेट बता देते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि आपको भी सुविधा रहेगी और आने जाने वालों की भीड़ से भी बचोगे। दूसरा, अपने वॉलंटियर्स रख लीजिएगा आप, जगदीश भाई समझा। दूसरा, अपने वॉलंटियर्स रख लीजिएगा जो झांकी पे 2 जने रात में आवश्यक रूप से सोएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, झांकी की प्रतिमा स्थापना करने वाले जो आयोजक हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि 2 आदमी रात में आवश्यक रूप से सोएंगे। उनके मोबाइल नंबर हमारे थाने वाले भी जाएंगे, रात में वो भी चेक करेंगे। शाम तक तो अपन करते ही हैं चेक, उसके बाद में रात को ज़रूर आवश्यक रूप से सुलवाइएगा 2 आदमी जो स्थापना स्थल हैगा, उसमें आपस में आमंजस्य बना रहता हैगा। दूसरा, बिजली की जो चीज़ें हैं, कनेक्शन जो हैं, जो भी आप वायर डालेंगे वो बहुत क्लियर कट, बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। कहीं भी उसमें कांट या निकला हुआ नंगा तार नहीं होना चाहिए। छोटी सी घटना में किसी व्यक्ति को नहीं पता रहता, आप आयोजक हो, आपको तो पता है कि यहाँ पे नंगा तार है, लेकिन दर्शक को नहीं मालूम, वो आके उससे पकड़ लेगा तो हादसे हुए हैं ऐसे। तो कृपया करके जो भी तार लगाएं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाइए, कटा फटा नहीं हो, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ओपन तार मत लगाइएगा, उसमें उसके जो सुरक्षा के हैं टेप वेप वो सुरक्षित कर लीजिएगा कि वो लगे रहें। तीसरा, जो दर्शक आएंगे, मैं आयोजन करताओं से इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने प्रतिनिधि रखिएगा वहाँ पे, कि आते हैं तो 2-2 करके अपने दर्शन करके आगे बढ़ाते जाए, वहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठी होने दें। कुल मिला के ये है कि भाई आगे तो विनम्रतापूर्वक उनको बोलो कि भाई आगे चलो, हमारे भी आदमी रहेंगे वहाँ पे, लेकिन ये काम आपके लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप जानते हो आपके मोहल्ले के कौन से आदमी क्या हैं, उनको धीरे धीरे आप सरकाते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पुलिस वाला यदि टच करता है तो उनकी दिक्कत जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि उसमें जो पीक आवर्स टाइम रहता है, अपने 2-4 लड़के रख दिए और अच्छे लड़के रखिएगा, जो मैच्योर लड़के हों, जो समझदार लड़के हों, वो अपना आगे बढ़ाते जाएंगे। नवरात्रि उत्सव को लेकर गरबा आयोजनकर्ताओं व प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों की बैठक पुलिस थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें बैठक में गरबा उत्सव व चल समारोह प्रतिबंधित होने की बात कही। नवरात्रि उत्सव को लेकर गरबा आयोजन करने वाले सार्वजनिक उत्सव समिति, कपल गरबा आयोजन समिति व प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों की बैठक पुलिस थाना परिसर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने कहा कि नवरात्रि व दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं होने तक गणेश उत्सव की गाइडलाइन के अनुसार आयोजन होंगे। इसके बाद भी यदि कोई अन्य अपडेट आया तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया गया है। वहीं प्रतिमा स्थापना के लिए 30 बाय 45 का पांडाल बनाया जा सकेगा, लेकिन पांडाल में निर्माण में किसी तरह का यातायात बाधित न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा। चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन विसर्जन के लिए अलग अलग समय में 10 व्यक्ति शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर विसर्जन कर सकेंगे। पूजा अर्चना के दौरान शारीरिक दूरी व मास्क का उपयोग करना होगा। नवरात्रि उत्सव के दौरान डीजे व साउंड सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। एसडीएम ने कहा कि रावण दहन के दौरान भगवान राम की सवारी भी सिर्फ आयोजन स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से निकाली जा सकेगी। दुकानदार वालों कान फटते हैं, अपन तो एक बार निकल जाते हैं। चीज़ वो होनी चाहिए जो आदमी को कानों में अच्छा लगे, सभी लोग अच्छा बोलें। अब वो बिल्कुल सामने वाले दुकानदार पागल पागल हुए जा रहे हैं, तो बजाओ, उस लेवल पे ले जाओ जो सुनने में अच्छा लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रात के समय साउंड का आपको मालूम है कब तक पालन करना है, कब तक नहीं करना हैगा। और गाइडलाइन अभी पहले आई हुई है, डीजे वीजे का, चल समारोह का, इस प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं होगा अभी तक की गाइडलाइन में। और इस बीच में कोई नई गाइडलाइन आएगी तो टीआई साहब हमारे आप लोगों को वहाँ पे उसकी जो भी अनुमति आएंगी वो हम सूचना आपके आयोजन समिति को, ये हमारी ड्यूटी रहेगी, हम आपको उससे अवगत करा देंगे। ठीक है। दशहरे के बारे में बता ही दिया ममता जी, वो थोड़ा 50 मीटर आगे कर लेना। आतिशबाजी चूँकि वही ऊपर ही आके गिरती है,
और बाकी तो ठीक है, आप देख लेना। पालिका सफाई व्यवस्था आज जो है नव दुर्गा उत्सव समिति के कई जो पदाधिकारी हैं स्थापना के, उनकी मीटिंग का आयोजन यहाँ पे नागदा कोतवाली में किया गया था। और जो गणेश विसर्जन के समय गाइडलाइन जो थी, वही गाइडलाइन नव दुर्गा के त्यौहार पे प्लस विसर्जन में प्लस दशहरे में वो लागू रहेंगी। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया गया है। और साथ ही विशेष रूप से ये भी बताया गया है कि यदि कोई नई गाइडलाइन शासन की आती है तो तदनुसार आपको तत्काल सूचित करेंगे, उसके अनुसार से आपको त्यौहार मनाना है। अभी फ़िलहाल कोई चल समारोह, कोई जुलूस, कोई जलसा अलाउ नहीं है। जिस तरफ गणेश विसर्जन के टाइम में जो गाइडलाइन थी उसी के अनुरूप विसर्जन किया जाएगा। थैंक यू सर। कि क्या कथा में जैसे किसकी कराना चाह रहे हो कथा? कहाँ पे? नहीं, पंडाल में क्या? पंडाल में मतलब स्टेज पे रहेगा, बाकी तो पब्लिक थोड़ी दूर दूर रहेगी। स्टेज तो एक ही बनेगा भाई, मेरे उत्सव को बता दिया। अब दूसरा स्टेज का जगह रहती है ना सर, हर जगह रहती है, स्टेज पे जगह रहती है। सर 50 बालिकाओं का तो गरबा खेलने का कर रख सकते हैं? नहीं नहीं 50 बालिका नहीं नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं। नहीं, उधर दो, पीछे दो, उधर दो। हम में जिस तरीके से रद्द किया, इस बार भी संचलन संघ का जो नगर में बड़ा संचलन निकलता है वो नहीं रहेगा। कुछ जगह कार्यकर्ताओं का आग्रह है, बस्तियों में तो बहुत छोटे स्वरूप में संचलन बस्ती शहर निकल सकता है, 10-15 की संख्या में बस। इसके अलावा बड़ा उसका मार्ग क्या रहेगा? मार्ग तो सर बस्ती में ही रहेगा, बस्ती में कहाँ? मोहल्ले में। मतलब जैसे मेहतवास अगर हमारा मोहल्ला है तो मेहतवास की 1-2 गलियों में होते हुए बस उसको विद इन हाफ एन आवर हम लोग आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। नहीं तो ऐसे कितने पद संचलन? डिसाइड अभी ऐसा कुछ फिक्स कुछ भी नहीं है सर, और संचलन का भी कोई कुछ फिक्स नहीं। नगर का तो होगा ही नहीं, कुछ बस्तियों में कार्यकर्ताओं का आग्रह है, तो अगर होगा तो बहुत छोटे स्वरूप में करेंगे हम, 5-6 बस्तियों में। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो बच्चियों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर। बता देंगे अगर ऐसा तय हो जाएगा ना सर फाइनल। और कोशिश ये करिए कि ना जी, जब प्रयास करें। ऊपर से स्तर पर ऐसी निर्णय ले लिया गया तो आपको तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं, अभी ऐसा हमारा कुछ फाइनल भी नहीं है, और कुछ ऐसा होता है जब ऊपर नेतृत्व ने कह दिया कि शहरी में नहीं होगा तो उसको अवॉइड ही करो। बिल्कुल, मेरा भी ये राय है, आपसे निवेदन है। बिल्कुल, जब ऊपर वालों ने निर्णय ले लिया तो अपन नीचे तक उसको निर्णय को पालन करेंगे सर। अपन तो अनुशासन वाले लोग। शासन की जो भी गाइडलाइन रहेगी उसका पूरा पालन रहता है। जैसे जवाहर मार्ग है, मोहल्ला का हमें वो चाहिए ना नाम। वो तो यदि तय करेंगे तो आपके पास सूचित लिखित में देंगे ही। मैं कह रहा हूँ ना कि वो अभी कोई चल समारोह की अनुमति नहीं है, अभी चल समारोह की कोई अनुमति नहीं है, कोई नहीं निकलेगा। आपकी कोई ऊपर से आता है गाइडलाइन, कोई बनती है गाइडलाइन तो हम आपको अवगत करा देंगे। हाँ, हम भी करा देंगे। कोई गाइडलाइन आएगी तो बराबर, और आपके यहाँ से भी निर्देश मिल जाएंगे आपको। अभी हमारा भी ऐसा कोई फाइनल। जी जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं आगे हूँ आपकी बात। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर, शांति समिति की बैठक में क्या निर्णय हुआ था? आगामी नवरात्रि पर्व एवं दशहरा पर्व के संबंध में आज थाना परिसर नागदा में सीएसपी साहब नागदा, टीआई साहब नागदा, तहसीलदार साहब नागदा, एमपीईबी के अधिकारीगण एवं नगर पालिका के अधिकारीगणों की उपस्थिति में शहर के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे, मीडिया की उपस्थिति रही। और जहाँ पे भी जो दुर्गा माता की स्थापना होती है, प्रतिमा की स्थापना होती है, और जो हमारे यहाँ पे जो रावण दहन की जो आयोजन समिति उनके लोगों को, पदाधिकारियों को आज बुलाया गया था परिसर नागदा में। और कुल मिला के जो शासन की अभी जो गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई हुई है कोरोना के पालन के संबंध में और किस प्रकार से आयोजन किया जाना है, उसको साझा किया गया। क्योंकि अभी कोई नया गाइडलाइन आया नहीं, तो 1 सितंबर का जो गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है जिसमें कि 30 बाय 45 फीट का पंडाल बनेगा। कुल मिला के जो गणेश उत्सव की जो व्यवस्थाएं रही थी उसी को दोहराया गया इस पूरी इस शांति समिति की बैठक में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि नागदा अनुभाग के समस्त निवासीगण इसमें पूरे हम लोगों को सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी स्वास्थ्य प्राथमिकता का कार्य है, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी जो आस्था के जितने भी हम त्यौहार हैं सबको हम लोग अपने घर में रह के सुरक्षित रूप से बनाएं, यह सभी से आग्रह किया गया है। सर, गरबे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सर इस संबंध में क्या गाइडलाइन? इस बारे में हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकार से गरबे का आयोजन आज वर्तमान में अलाउ नहीं किया जाएगा। कारण यह है कि कोई भी जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक पुरानी गाइडलाइन जो है हमारी गणेश उत्सव के टाइम की उसी को लागू किया जाएगा। तो गरबा या फिर कोई भी है चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा, अलाउ नहीं रहेगा। सर, पंडाल साइज का सर्कुलर था गणेश उत्सव के टाइम का, वही रहेगा। सर आगामी दशहरा पर्व को लेकर के कुछ चर्चा हो?
दशहरा पर्व में लिख के जो पिछली बार जैसा आयोजन रहा था नागदा शहर में वैसा ही रहेगा, सांकेतिक रूप से रहेगा। और जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आती है तो आपके माध्यम से शेयर की जाएगी। नागरिक अधिकार मंच व मौलिक अधिकार प्रकोष्ठ ने सोमवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आशीष खरे को सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में छूट देने, नागदा को जिला बनाने तथा मेडिकल कॉलेज खोले जाने व आम नागरिकों द्वारा समस्याओं से जुड़े ज्ञापन को जन सुनवाई में शामिल करने की मांग की गई। नागरिक अधिकार मंच नागदा और मौलिक अधिकार प्रकोष्ठ नागदा द्वारा आज एक अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष तौर पर नागदा में मेडिकल कॉलेज खोलने से संबंधित और जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं उनमें कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कुछ ढील दी जाने की आवश्यकता पर उन्होंने निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञापन है उनको जनसुनवाई मानते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। तो मैं इस संबंध में इतना ही कह सकता हूँ कि जो हमारे स्तर पे हम निर्णय ले सकते हैं, जो हमारे स्तर पे जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो हम प्राथमिकता से करेंगे और जो वरिष्ठ कार्यालयों से संबंधित है उसके लिए ज्ञापन को वरिष्ठ कार्यालय में उचित माध्यम से भेजा जाएगा। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय जी चोपड़ा और संयोजक शैलेंद्र सिंह जी चौहान एडवोकेट और नागरिक अधिकार मंच के अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा उपस्थित होकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है। सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिले को एक सौगात देने के रूप में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के संबंध में वक्तव्य दिए गए हैं। नागरिक अधिकार मंच ने हमेशा नागरिकों के अधिकारों के संबंध में ज्ञापन समय समय पर प्रेषित भी किए हैं। एक दुर्भावना रही है नागदा नगर की कि नागदा नगर को जिला बनाने की पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जिले की घोषणा नहीं की गई। यहाँ तक भी प्रकाशित हुआ है कि जिले की घोषणा हो जाने के पश्चात कांग्रेस सरकार ने जब जिले की घोषणा की, बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उस घोषणा को भी पुनः विलुप्त किया गया। नागरिक अधिकार मंच के द्वारा आज पुनः मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि 2008 से जिले के लिए तत्पर नागरिक अधिकार मंच और जनप्रतिनिधि जिले की मांग को लेकर तत्समय उपस्थित होते रहे हैं। इस संबंध में जिले को तुरंत नागदा को जिला घोषित किया जाने संबंधित कार्रवाइयों को संपन्न करवा के जिला बनवाने की कार्रवाई करें। साथ ही जो मेडिकल कॉलेज खुलने की सौगात है वो नागदा को मिले। इसके साथ ही नागरिक अधिकार मंच ने अनेकों ज्ञापन समय समय पर नागरिक अधिकार के संबंध में, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रेषित किए। बाकी यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी रही हैं कि उक्त ज्ञापन जो भी प्रेषित किए गए हैं वो कलेक्टर महोदय के द्वारा वापस निराकृत करने के लिए पुनः यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में भेज दिए जाते हैं। एसडीएम कार्यालय से पुनः उनको वहाँ पे स्वीकृति के लिए कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजे जाते हैं। तो इन ज्ञापनों को जन सुनवाई में रखे जाने का निवेदन किया है। साथ ही वर्तमान में हिंदू त्यौहार नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, पश्चात दशहरा, उसके पश्चात दीपावली जैसे महापर्व आ रहे हैं। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये मांग की है कि शासन और प्रशासन के जो कार्य आज दिनांक तक कोरोना गाइडलाइन के संबंध में भी हुए हैं, उसमें भी अनेकों प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए अपने कार्यक्रमों को संचालित किया है। मैं माननीय महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जो ज्ञापन आज हम लोगों द्वारा प्रेषित किया गया है वो त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना जैसी महामारी की जो गाइडलाइन है उसमें कहीं ढील प्रदान करते हुए त्यौहार मनाने की अनुमति दी जाए। साथ ही जो ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं उसके संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश एसडीएम महोदय को दिए जाएं कि उक्त ज्ञापन की कार्रवाई किस बाबत होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मौलिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार यहाँ पे संघर्षरत है।
यहाँ पे देखा है कि कुछ नेताओं के फ़ोन पे कुछ लोगों के काम हो जाते हैं और आम लोग आवेदन लेके जाते हैं या आम लोग ज्ञापन लेके जाते हैं जिसमें कोई कार्यक्रम नहीं, कोई काम नहीं होता है। जबकि प्रशासन की ऐसा गाइडलाइन है, प्रशासन का निर्देश है कि आम लोगों के ज्ञापन पे और आम लोगों के पे उसको तत्काल कार्रवाई करके उसको तत्काल जवाब दिया जाए। अब जन सुनवाई चूंकि चल रही है तो सारी की सारी समस्या और आम लोगों के ज्ञापन होते हैं वो जन सुनवाई में लेने का हम मांग कर रहे हैं। वो जन सुनवाई की ये विषय वस्तु है, लेकिन जन सुनवाई में नहीं लेकर के और नागरिकों को जो प्रशासन का जो लाभ देना चाहिए प्रशासन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि नागरिकों के खिलाफ अगर कोई नागरिक कोई अपराध करते हैं तो ये जो प्रशासन है ये पूरी ताकत से सक्रिय होकर नागरिक को फंसाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता है। किसने छोटी मोटी गलती करी तो रात को केस दर्ज करके ना उनके प्रशासन को उस समय पूरी ताकत मिल जाती है, लेकिन नागरिकों की सुविधा देने के नाम पे ये प्रशासन पूर्णतया मौन है। नागरिक की चाहे किसी भी विभाग की हो, नागरिक को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नागरिक अधिकार मंच ये कह रहा है कि प्रशासन गलत कार्रवाई पे कुछ लोगों पे कार्रवाई करे, लेकिन अधिकतम लोगों को नागरिकों को सुविधा दिलाने के लिए नागरिकों की मांगों को, नागरिकों के ज्ञापन को सक्रियतापूर्वक काम करे। जिले की मांग के मामले में हम बोल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये कि हजार लोगों के कार्यक्रम प्रशासन बिना अनुमति के कर रहा है, जबकि हमारे अपने त्यौहार आ रहे हैं। वो त्यौहार पे गरबा चाहे हो, नवरात्रि का गरबा हो, चाहे दशहरा मिलन कार्यक्रम हो, चाहे दिवाली मिलन कार्यक्रम हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम भी नागरिकों के द्वारा होना है। प्रशासन भी अच्छी तरह से जानता है कि तीसरी लहर नहीं आई और तीसरी लहर का कोई प्रकोप नहीं है। प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन डाल दी। गाइडलाइन प्रशासन की अपने कार्यक्रमों के लिए नहीं है, लेकिन हम नागरिक लोग अगर कार्यक्रम करेंगे तो हम पे 188 दर्ज कर दी जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले जन समाधि कार्यक्रम पे भी 188 दर्ज करी, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन के इसमें हम अपने त्योहार और हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन वर्तमान स्थिति का अच्छी तरह से आकलन करे और आकलन करके और गाइडलाइन को चेंज करना चाहिए। गाइडलाइन को जब कोरोना आएगा तो हम सब गाइडलाइन का साथ दिया जब कोरोना में गाइडलाइन थी, लेकिन अब जब कोरोना गया, कोरोना नहीं और हमारे त्यौहार आए हैं, नवरात्रि गरबा आया है, तो हम ये मांग करते हैं कि जिस प्रशासन के हजारों लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे भी नवरात्रि का गरबा और हमारे भी अन्य त्योहारों के कार्यक्रम करने के लिए शासन अपनी गाइडलाइन में छूट देना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक प्राधिकरण व जिला विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा सोमवार को शासकीय प्राथमिक विद्यालय अजीमाबाद पारदी में विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में न्यायाधीश नदीम जावेद खान ने शिरकत की। क्या उसमें योजना है, योजनाओं का आप लाभ लें, किसी भी तरह से आप वंचित नहीं रहे। संविधान में आर्टिकल 39 का में ये कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कमी के कारण निर्धन हो, अशक्ता हो या और भी कोई कारण की वजह से वो न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। ये मोटो एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सभी निकले हैं और आप लोगों को तक उसकी जानकारी होना चाहिए। कोई भी बात होने के बाद हमारे अधिकार तो हम जानते हैं, अधिकार के लिए हम तो झगड़ते रोज रगड़ते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या आपने कर्तव्य को याद किया कभी? हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, हम अधिकार की ओर लड़ लेते हैं। तो संविधान में अपने कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्य 11 कर्तव्य हैं अपने। अभी योजना चल रही है 2 नवंबर से 14 नवंबर तक के लिए। ये इसमें विधिक सहायता के लिए विशेष हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए, उनका पालन करना, उनकी जानकारी आपको तक पहुंचाना, शासन की ओर से विधिक सहायता से निःशुल्क अभिभाषक नियुक्त करने के लिए आपको सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत सारे कर्तव्य हैं अपने, उनमें से कुछ खास आपको अभी संजय साहब ने जानकारी दी और सही बात बताई कि अगर आपको निःशुल्क अभिभाषक भी दिया जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपस में लड़ाई करो। ऐसा सामंजस्य स्थापित करें, आपस में मिलजुल के कोई राजीनामा की स्थिति से निर्मित करके उस चीज़ का निराकरण करें तो जीवन भर वो एक अच्छी अनमोल चीज़ रहेगी, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। तो को क्या विधिक सहायताएं प्रदान की जा सकती हैं, उसकी क्या योजना है, इसके बारे में बताऊंगा। आपदा चाहे मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, व्यक्ति की रीढ़ को तोड़ देती है। न सिर्फ जीवन की क्षति होती है आपदा में, बल्कि संपत्ति का भी नाश होता है। कई ऐसी मानवीय पीड़ाओं से आपदा के समय किसी विशेष वर्ग को जहां आपदा घटित हुई है उससे जूझना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में
क्या सरकार की योजनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा हमें सौंपा गया है। अगर कहीं कोई आपदा घटित होती है तो लीगल सर्विसेज एक्ट के तहत तहसील लेवल पर एक जुडिशियल ऑफिसर और एक वकील और डॉक्टर और गैर सरकारी संगठन की एक टीम बनाई गई है, जो आपको आपदा के समय अगर आपको कोई राहत सामग्री की आवश्यकता है वो प्रदान करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, पुनर्वास का कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त आपदा के समय अगर कोई सरकारी योजनाएं जो समय समय पर चल रही हैं वो आप अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसे दिलवाने में आपकी सहायता करेंगे। आपदा में अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है और वो इंश्योरेंस आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो वो टीम उस क्षेत्र में भी काम करेगी। कोई अगर दस्तावेज है जो आपके ओरिजिनल दस्तावेज गुम गए हैं वो दस्तावेज पुनः बनाने का कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपको अगर कोई आपदा घटित होती है, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, अत्यधिक बारिश हो, फसलों का नुकसान हो या कोई बीमारी हो, उस दशा में अगर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, है ना, प्राकृतिक रूप से अगर सामना करना पड़ रहा है तो आप इस समिति के पास आकर अपना आवेदन प्रस्तुत करें तहसील में और वो समिति उस कार्य को करने के लिए आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में चल रहा है और वो उसमें राजीनामा करना चाहता है या कोई वकील नियुक्त करना चाहता है या अपने केस की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो आजकल प्ले स्टोर में एक ऐप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निकाला गया है जिसे अपन लीगल सर्विसेज ऐप के नाम से जानते हैं। उस ऐप को आप जैसे ही खोलेंगे तो उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके गांव का नाम इत्यादि भरना पड़ेगा और उसमें आप क्या चाहते हैं, आप उसको लोक अदालत में कंप्रोमाइज कराना चाहते हैं या आप उसको सुलह के माध्यम से निपटारा चाहते हैं, ये सब प्रोविजन दिए गए हैं। तो मेरा कुल आशय ये है कि आप इतनी जो सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं इसके बारे में जानकारी और एकत्रित करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें ताकि आप अपने अधिकारों का बेहतरीन रूप से उपयोग कर सकें। थैंक यू। अमर सर महोदय और सभी कोर्ट प्रभारी महोदय, आज हम गांव में बता रहे हैं, इनके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजन रखा गया है। आभार व्यक्त करता हूँ।